yours. Welcome back my channel. I believe in therapy and this is Neha and I am going to learning about first soft tissue injury in exercise therapy and repairing process and management of soft tissues injury. And I will discuss in this chapter. So examinations, evaluation and history and healing process of the tissue management. So let's start with this. What is this soft tissue lesion? आप सॉफ्ट टिश्यू लीजन से क्या समझते हैं? कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी ट्रॉमा हो जाता है, कोई भी पैथोलॉजी हो जाती है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, टियर्ड हो जाते हैं. तो उनकी हीलिंग प्रोसेस कैसे होती है और जो टिश्यूज़ में लीजन होते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस में होते हैं और क्या क्या उनका स्टेजेस होते हैं और किस किस नेम से उन्हें डिनोट करते हैं. सो इसमें हम कुछ टर्म देखने वाले हैं. सबसे पहले हम देखते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर. जो भी इंजरी, जो भी ट्रॉमा होता है हमारे मस्कुलोस्केलेटन, जो मसल्स और स्केलेटन दोनों को इफेक्ट करता है, तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर देखने वाले हैं. जैसे कि फर्स्ट हमारा जो नाम लिया था स्ट्रेन, बेसिकली बहुत ज़्यादा आपने सुना हुआ होगा. स्ट्रेन मीन्स क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे मसल्स एंड टेंडन के बीच में, क्योंकि जो हमारी मसल्स होती है उनके इंसर्शन एरिया पे हमारी टेंडन प्रेजेंट होता है. टेंडन क्या करता है, उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जल्दी से जब भी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो वो उनके जो फाइबर्स हैं वो टियर्ड ना हो, तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है. जब हमारे टेंडन में इन्फ्लामेशन या मसल्स में इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन. आता कैसे है, ओवर स्ट्रेचिंग होने से या ओवर यूज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़. बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बहुत सॉफ्ट टिश्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन आता है. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्प्रेन. इट इज़ वेरी कॉमन टर्म. स्प्रेन में क्या होता है, जो हमारे टेंडन प्रेजेंट होते हैं, टेंडन होते हैं, कैप्सूल होते हैं, लिगामेंट होते हैं, मसल्स होते हैं, तो उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनली हमारे लिगामेंट में. जब लिगामेंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे स्प्रेन बोलते हैं. तो उस इन्फ्लामेशन होता है क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की, ओवर यूज़ करने की वजह से, बहुत ज़्यादा मसल्स टीयर होने की वजह से, उस पर लोड ओवरलोड होने की वजह से, बहुत सारी रीजंस होते हैं, कंडीशंस होती हैं स्प्रेन होने में. स्प्रेन 3 टाइप से होता है, 1 सेकेंड एंड थर्ड डिग्री स्प्रेन. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री स्प्रेन. फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, थोड़ा सा हमारे जो फाइबर्स होते हैं, लिगामेंट्स, वो टीयर होते हैं थोड़ा. सेकेंड में और ज़्यादा टीयर हो जाते हैं. थर्ड में क्या होता है, इवल्सन हो जाता है, मीन्स फाइबर टीयर हो जाते हैं और थोड़ा सा कहीं बोनी पीस भी उसके साथ टीयर हो जाता है. तो फर्स्ट में नॉर्मल पेन होता है, सेकेंड में बहुत सीवियर पेन होता है, थर्ड में पेन फील नहीं होता है. तो ये 3 टाइप से होते हैं लिगामेंट की जो इंजरी होती है, इन्फ्लामेशन होता है. एंड नेक्स्ट है डिसलोकेशन. डिसलोकेशन टर्म भी बहुत आपने पढ़ा हुआ होगा. इसमें क्या होता है, हमारी जो आर्टिकुलर सरफेस होती है, 2 बॉनी स्ट्रक्चर की, जैसे सपोज कर लेते हैं हमारा ह्यूमरस और स्कैपुला हो गया. जो ह्यूमरस का हेड होता है ग्लूनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट होता है, तो वहाँ से वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है उसकी आर्टिकुलेट सरफेस, तो उसे हम बोलते हैं डिसलोकेशन. एंड सबलक्षण में क्या होता है, सबलक्षण में होता है कि यही हमारी जो आर्टिकुलेट सरफेस है ये पार्शली वहाँ से डिसलोकेटेड हो जाए. डिसलोकेशन में फुली डिस्प्लेस्ड हो जाती है, बट सबलक्षण में क्या होता है, हमारी जो सरफेस है वो पार्शली डिसलोकेटेड हो जाती है. एंड टेंडिनोपैथी, नाम से ही पता चल रहा है, टेंडन में कोई भी इंजरी होने की वजह से जो होता है उसे हम टेंडिनोपैथी बोलते हैं. टेंडन इंजरी बाय मैकेनिकल लोड. कोई भी मैकेनिकल लोड लेने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से, ओवर यूज़ करने की वजह से हमारी टेंडन में जो इंजरी हो जाती है उसे हम टेंडिनोपैथी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारी टीनोसाइनोविटिस. टीनोसाइनोविटिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसका. ये क्वेश्चन जो होते हैं ये मेनली हमसे वाइवा में पूछे जाते हैं, इन टर्म का मीन्स क्या होता है. सो टीनोसाइनोवाइटिस, जहाँ पे भी आइटिस लगा हो मीन्स इन्फ्लामेशन, एंड टीनो है तो मीन्स कहाँ पे होगा, टीनोसाइन साइनोबियल मेम्ब्रेन में. साइनो इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोबियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टीनोसाइनोवाइटिस. एंड टेंडिनाइटिस मीन्स टेंडन में इन्फ्लामेशन. एंड टीनोवेजाइटिस मीन्स क्या होता है, जो हमारे टेंडन सीट होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन विथ थिकनिंग ऑफ टेंडन सीट. तो ये इंपॉर्टेंट जनरल टर्म है और है कुछ देखते हैं. नेक्स्ट है हमारी टेंडनोसिस. टेंडनोसिस में क्या होगा, डिजनरेशन ऑफ द टेंडन ड्यू टू रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा. कोई रिपीटेटिव फंक्शंस करने की वजह से हमारा ट्रॉमा हो जाता है जिसमें डिजनरेशन हो जाता है टेंडन.
तो इसे हम बोलते हैं टेंडनोसिस। नेक्स्ट है हमारा हीमोआर्थ्रोसिस। हीमोआर्थ्रोसिस में क्या होता है, हीम से मतलब ब्लड एंड आर्थ्रोसिस मीन्स ज्वाइंट। ब्लीडिंग इनटू ए ज्वाइंट यूजुअली ड्यू टू सीवियर ट्रॉमा, ज्वाइंट में ब्लीडिंग होने लगती है। एंड गैंग्लियन, गैंग्लियन में क्या होता है, वैल्यूइंग ऑफ द वॉल ऑफ ए ज्वाइंट कैप्सूल। हमारे ज्वाइंट कैप्सूल होते हैं वहाँ पे जिनकी वॉल होती है बैलूइंग मतलब सैलो सैलो होने लगती है, बैलून की फॉर्म में आ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं गैंग्लियन। एंड नेक्स्ट इज वर्साइटिस। वर्साइटिस मीन्स वर्साइटिस मीन्स आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन एंड वर्षा, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्षा। एंड नेक्स्ट इज कंट्यूजन। कंट्यूजन में क्या होता है, ब्रूशिंग हो जाती है, मीन्स कैपिलरी जो होती है हमारी रप्चर हो जाती है, पर वो स्किन के बाहर नहीं आते हैं, अंदर ही रहता है। तो ब्रूशिंग फ्रॉम डायरेक्ट ब्लो कैपिलरी रप्चर इज ब्लीडिंग इज कॉल्ड कंट्यूजन। तो ये हमारी कुछ जनरल टर्म थी। आई होप आपको समझ आई होंगे, और ये आपको नाम जो है ये इन्हें हमेशा याद रखना है क्योंकि ये बार बार इनका यूज़ होता रहता है इन टर्म का। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं। क्लिनिकल कंडीशंस में हमारा डिस्फंक्शन। डिस्फंक्शन से आप क्या समझते हैं, जो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती हैं। लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ए टिश्यूज इज कॉल्ड डिस्फंक्शंस। एंड नेक्स्ट इज जॉइंट डिस्फंक्शन। जो हमारे जॉइंट होता है, जॉइंट का वर्क जो होता है, मैकेनिकल वर्क होता है वो नहीं हो पाता, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट डिस्फंक्शन, मैकेनिकल लॉस ऑफ जॉइंट। एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है मेनली बर्न के पेशेंट में। एडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ स्किन एंड फेसिया मसल्स ऑफ जॉइंट। हमारी जो स्किन होती है, फेसियास होते हैं, उनकी जो शॉर्टनिंग हो जाती है मसल्स से, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है, तो इसलिए हम उन्हें क्या स्ट्रेचिंग कराने की कोशिश करते हैं, मोबिलाइजेशन देते हैं कि जो हमारी शॉर्टनिंग हुई है वो ना हो। एंड नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है अडहेशन। अडहेशन में क्या होता है, एबनॉर्मल अडहेरेंस ऑफ कोलेजन फाइबर। जो कोलेजन फाइबर होता है वो एबनॉर्मलिटी अडहेरेंस एक साथ इकट्ठे आने लगते हैं, तो अडहेशन क्रिएट कर देते हैं हम। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है मसल्स गार्डनिंग। मसल्स गार्डनिंग में क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है बहुत टाइम से कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं मसल्स गार्डनिंग। नेक्स्ट कुछ टर्म एक और है क्लिनिकल यूज़ में, इंट्रेंसिक मसल स्पाज्म। इंट्रेंसिक मसल स्पाज्म में क्या होता है, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल रिस्पॉन्स टू लोकल सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक चेंज। मीन्स क्या बहुत टाइम से कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी मसल्स का, तो उसमें क्या होता है, कुछ हमारा जो लोकल सर्कुलेशन होता है, मेटाबॉलिक रेट होता है, वो चेंज हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। एंड नेक्स्ट इज मसल्स वीकनेस। मसल्स वीकनेस जैसे कि हम जानते हैं मसल्स जो हमारी होती है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, इससे वो मसल्स कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती है फास्ट। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा पॉइंट है सीवियरिटी ऑफ टिश्यू इंजरी। सीवियरिटी में क्या होता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 3 टाइप से होता है, वही माइल्ड पेन एंड मॉडरेट पेन एंड सीवियर पेन, इसका कंप्लीट टीयर। तो ये हमारी सीवियरिटी होती है। तो ये हमारी कुछ टर्म थी जिन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सॉफ्ट टिश्यू जब इंजरी होती है। तो हमारे अब स्टेजेस आती हैं, एक्यूट स्टेज होता है, क्रोनिक स्टेज होता है, सब एक्यूट स्टेज होता है। तो उस स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे, उस स्टेज में क्या क्या होता है, कौन सा फेज आता है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। हमारे पास है स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग। कैसी कौन कौन सी स्टेज होती है टिश्यू हीलिंग की, उसमें उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या साइन है, क्या इंटरवेंशन है। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है हमारी वो एक्यूट स्टेज होती है, फिर उसके बाद हमारी सब एक्यूट स्टेज होती है, एंड फिर लास्ट स्टेज क्रोनिक स्टेज होती है। तो एक्यूट स्टेज में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, जैसे कि आप जानते हैं एक्यूट स्टेज जो होती है वो कम दिनों की 2 to 3 दिन, मतलब जिस दिन से इंजरी हुई है उसके 2 या 3 डेज तक की होती है। एंड उसके बाद सब एक्यूट केसेस, सब एक्यूट स्टेज आती है, नेक्स्ट उसके बाद आती है क्रोनिक केस। तो एक्यूट केस में तो हमारा इन्फ्लामेशन होता है, सब एक्यूट केस में हमारा प्रोलिफरेशन, रिपेयरिंग एंड हीलिंग प्रोसेस होने लगती है। एंड क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, मैचुरेशन एंड रिमॉडलिंग होता है, जो भी टिश्यूज है इंजर्ड हुए हैं वो मैचुरेट एंड रिमॉडलिंग हो जाता है। और सब एक्यूट में प्रोलिफरेट होता है, रिपेयर होता है एंड हीलिंग प्रोसेस फास्ट में होती है। तो सबसे आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हो एक्यूट स्टेज के बारे में देखेंगे। एक्यूट स्टेज में क्या होता है कि हम जैसे ही हमारी जो कोई भी इंजरी हुई है उस इंजरी में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो साइन आता है वो इन्फ्लामेशन का आता है, इन्फ्लामेशन का आता है। एंड उसके बाद स्वेलिंग आती होती है, रेडनेस आ जाती है, हीट होता है, पेन होता है। एंड हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, हमारा रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाता है। एंड उसके बाद हमारी जो पेनफुल कंडीशंस होती है, मसल्स होती है वो उनमें गार्डनिंग हो जाती है, प्रॉपर तरीके से हम फंक्शंस नहीं कर पाते, हमारी जो केमिकल स्टेट होते हैं, केमिकल नर्व एंडिंग होती है वो इरिटेट हो जाते हैं। एंड हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनका जो टेंशन्स होता है इंक्रीज हो जाता है।
और जिस भी एरिया पे जो इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से फिर से मूवमेंट नहीं कर पाते, इमोबिलिटी हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, उसके एक्यूट केसेस में हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब हम एक्यूट केस में टिश्यूज़ जो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो टिश्यू रिस्पॉन्स क्या देता है। फर्स्ट स्टेज है एक्यूट स्टेज एंड टिश्यू रिस्पॉन्स क्या दे रहा है एंड उसके क्या करेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, वैस्कुलर चेंजमेंट आएगा। ओके, फिर उसके बाद आता है एक्सुडेशन ऑफ सेल्स एंड केमिकल। हमारे सेल्स और केमिकल एक्सुडेट करते हैं एंड फिर क्लॉट फॉर्मेशन होता है एंड फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं इनगल्फ कर लिया तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो ये सारी स्टेज होती हैं हमारी एक्यूट स्टेज में। तो ये स्टेज कब होती है, जैसे ही इंजरी होती है उसके 48 आवर के बाद हमारे सेलुलर वैस्कुलर एंड केमिकल रिस्पॉन्स टिश्यूज देता है 48 आवर बाद। तो इसके बाद क्या होता है, ये एक्सुडेशन होता है सेल्स का, वहाँ पे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू फॉर्म ब्लड वेसल्स आती हैं, क्लॉट फॉर्मेशन होता है एंड न्यूट्रलाइजेशन भी होता है। और हमारे जो केमिकल इरिटेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नॉक्सिस स्टिमुलाई हो गए, फैगोसाइटोसिस हो गए, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्लीन करते हैं फैगोसाइटोसिस के एंड हमारे अर्ली फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटीज़ हो गई, न्यू कैपिलरी फॉर्मेशन हो जाता है और हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हीलिंग प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है, रिपेयरमेंट होने लगता है, वो हमारी एक्यूट स्टेज में जो टिश्यू रिस्पॉन्स देता है। वैस्कुलर चेंजेस हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, फैगोसाइटोसिस हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब इसी में कुछ साइंस देते हैं, क्या क्या क्लिनिकल साइन होते हैं एक्यूट केस में। जैसे कि हमारे पास है एक इन्फ्लामेशन एंड पेन बिफोर टिश्यू रेजिस्टेंस। इन्फ्लामेशन और पेन दो ही साइन मिलते हैं हमें एक्यूट केस में। जब ये साइन, उसके बाद हमें मैनेजमेंट कैसे करना है जब हमारी टिश्यूज इंजरी होती है, एक्यूट केस चल रहा है तो हम उसे कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट करने के लिए हमारी मतलब थोड़ा सा गाइडलाइंस होती हैं, इसमें क्या होता है हमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन देते हैं हम पेशेंट को। सो मैक्सिमम प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत होती है इसमें मुझे, क्योंकि जो थेरेपिस्ट होते हैं उनका मेन रोल होता है प्रोटेक्शन देना एंड कंट्रोल करना जो भी इन्फ्लेमेशन के इफ़ेक्ट हैं उन्हें, और फैसिलिटेट करना है हमें जो भी वुंड हीलिंग है उसके प्रोसेस को, और क्या है जो फंक्शंस हो रहे हैं उन्हें सबसे फिर से नॉर्मल करना है, मेंटेन करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है थेरेपिस्ट का मैक्सिमम प्रोटेक्ट देने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास आता है कि हमें पेशेंट है जो उसे फिजिकल थेरेपी देनी है। फिजिकल थेरेपी में से कोई हो गया राइस, हो गया रेस्ट, आइस एंड कंप्रेशन एंड एलिवेशन। रेस्ट देना है पेशेंट को, हम आइस का यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेशन दे सकते हैं, एलिवेशन दे सकते हैं एंड एलिवेट कर सकते हैं उसके जहाँ भी जैसे लोकल एरिया पे इंजरी हुई है। नेक्स्ट होता है हमारे प्रिवेंट डिलीटेरियस इफेक्ट, क्या क्या प्रिवेंट करना है मीन्स जो भी इफेक्ट है उसे, और हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है, मसाज कर सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट है, तो उन्हें सारे कुछ कंट्रोल करना है। तो हम ये डिटेल में अभी देखने वाले हैं। सो डिटेल में देखेंगे मैनेजमेंट हम एक्यूट केसेस का। सो मैनेजमेंट कैसे होता है जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन वाला। तो हमें सबसे पहले जो हमारा थेरेपिस्ट है उसे सारी चीज़ें चेक करना है, और जो भी फंक्शंस हैं, जो भी इफेक्ट है उन्हें कंट्रोल करना है, हीलिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है, मेंटेन करना है इसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को। उसके बाद जो टिश्यू रिस्पॉन्स देता है, क्या टिश्यू रिस्पॉन्स देता है कि इन्फ्लेमेशन हो गया, एंड जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ ड्यूरिंग 48 आवर एंड अर्ली फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटीज़ होती है, सेलुलर वैस्कुलर केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है पेशेंट एजुकेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को सारी चीज़ को एक्सप्लेन करना है आपको कि उसके क्या सिम्टम है, क्या इसका ड्यूरेशन टाइम लगेगा, 46 डेज लगेगी, क्या इसकी स्टेजेस है, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, और इस स्टेज में कैसे हीलिंग प्रोसेस होगा, सारा कुछ पेशेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसे हम बोलते हैं पेशेंट एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंजर्ड टिश्यूज़। हम प्रोटेक्शन कैसे करना है इंजर्ड टिश्यू का, जो हमें मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है इस कंडीशंस में, तो हमें हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करना है एंड जो भी अफेक्ट हुआ है पार्ट जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है उस एरिया को हमें प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करेंगे, 24 टू 48 आवर्स में ये स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम यही राइस का यूज़ करते हैं, रेस्ट करेंगे, टेप का यूज़ कर सकते हैं, कास्ट का यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड का यूज़ करेंगे, कंप्रेशन का यूज़ करेंगे, एलिवेशन का यूज़ करेंगे। तो इनमें सारी कुछ क्या है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं एंड जो भी सीवियरिटी इंजरी हुई है
फिर उसके बाद हम ग्रेड भी देख लेंगे, ग्रेड में ऑसिलेशन कर देते, जो मोबिलाइजेशन में ग्रेड पड़ी थी उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और जो कुछ प्रोटेक्शन के लिए हम असिस्टिव डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, नॉन वेट बेयरिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं पार्शियली या फुली। सो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंजर्ड टिश्यूज़ को। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इमोबिलिटी। हमें क्या जो एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए, इमोबिलिटी ना हो जाए, इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंशन देखने पड़ते हैं। तो उसमें हम देखेंगे क्या होता है कि हमारे पास टिश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट होते हैं, टिश्यू के कुछ मूवमेंट होते हैं, अब उन्हें भी हमें रोकना होगा, प्रिवेंट करना होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, सराउंडिंग टिश्यू जब मूवमेंट करेंगे तो जो इंजरी हुई है वो फास्टली हीलिंग नहीं होगा। सो हमें क्या करना होता है, जो एबनॉर्मल अडहेरेंस डेवलप हो जाते हैं, फिब्रिल डेवलप हो जाते हैं हमारे टिश्यूज़ के चारों एरिया, सराउंडिंग एरिया में, तो हमें उन्हें अवॉइड करना, डिसरप्ट करना है। तो ये हमारे मूवमेंट टिश्यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, जो इसमें आता है कि हमारा इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट। इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट में क्या होता है, जो डोजेस होते हैं मूवमेंट के, पेनफुल कंडीशंस होती है, जो इंजरी हुई है, जिसमें हम पैसिव मूवमेंट करा के पेशेंट को कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट कराएंगे, और जो पेशेंट कर सके उतना हम यदि एक्टिवली पेशेंट मूवमेंट कर रहा है तो कर सकता है, नहीं तो हम लोग पैसिवली मूवमेंट कराने का पूरा ट्राई करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जब ये मूवमेंट करेगा पेशेंट तो थोड़ा सा टिश्यूज हमारे मूव करेंगे, तो हमारी जो ब्लड सप्लाई थोड़ा सा फास्ट होगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई अच्छी होगी, तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी। और कुछ हो आते हैं हमारे जनरल मूवमेंट को भी देखते हैं। जनरल मूवमेंट में क्या आता है, हमारे जो सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक फ्लो को हमें इंक्रीज़ करने के लिए जो हम जनरल मूवमेंट कराते हैं, कुछ प्रिकॉशन भी रखने होते हैं। यदि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशंस हो रहा है, तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करानी है, आपको मूवमेंट नहीं करानी है पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है स्पेसिफिक इंटरवेंशन एंड डोजेस। अब स्पेसिफिक इंटरवेंशन एंड डोजेस में क्या होता है, हमारे जो कुछ ऐसे हम डोज देते हैं, जैसे कि हमारा हो गया मोबिलाइजेशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन हो गया। पैसिव रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है, जब भी जो हमारी लिमिट है पेन की, वहाँ तक हम मूवमेंट कराएंगे पेशेंट को, उसके जॉइंट पे, लिगामेंट पे, टेंडन पे, मसल्स पे, जिससे कि वहाँ का एरिया पे जो हमारी मोबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, और जो भी फ्लूइड है वहाँ पे वो भी इम्प्रूव हो जाए, न्यूट्रिशन सप्लाई अच्छी मिल जाए। तो हम इसलिए वहाँ पे पेशेंट को पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं। नेक्स्ट हम मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन भी करा सकते हैं। मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन में क्या हुआ, ग्रेड का हम यूज़ कर लेंगे, कैल्टन वाग का यूज़ कर सकते हैं। कैल्टन वाग थ्योरी होती है जो, जिसमें हम जॉइंट का जो कार्टिलेज है उसका जो ग्लाइड टेक्निक है उससे ग्लाइड टेक्निक कराएंगे, जिससे कि उसका फ्लूइड होता है पेशेंट का वो इम्प्रूव हो जाए, सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। लो डोज हम देंगे जॉइंट मोबिलाइजेशन पे, ज़्यादा हाई डोज नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट को इंजरी है पहले से ही और कोई क्रिटिकल कंडीशंस ना हो जाए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मसल सेटिंग देंगे। मसल सेटिंग में क्या होता है, मसल सेटिंग में भी हम पेशेंट के जो आइसोमेट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उन्हें परफॉर्म कराएंगे। हम इस पेशेंट की कंप्रेशन देंगे, ग्लाइडिंग कराते हैं, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं उनको भी हम मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमारी मसल्स है वो कांटेक्ट कर सके, एंड हमारा फ्लूइड मैकेनिज्म है वो भी अच्छे से और सप्लाई उसकी अच्छी हो जाए, जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिलने लग जाए, तो हमारे टिश्यूज़ होंगे वो हीलिंग प्रोसेस भी फास्ट कर सकेंगे। एंड नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है मसाज थ्योरी का जो हम यूज़ करते हैं फ्लूइड को मूविंग करने के लिए, एंड इसमें हम जो अडहेशन डेवलप हो जाता है उसे प्रिवेंट करने के लिए, लीजन कोई भी हो जाते हैं तो उसे हम लीजन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए, मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जो हमारे लीजन है ट्रीट करने के लिए, उसे जो भी रफ सरफेस है उन्हें मेंटेन करने के लिए हम मसाज का यूज़ करते हैं। इसमें हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज, सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे फ्लूइड जो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि फास्ट हमारी रिकवरी प्रोसेस हो सकेगी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो है इंटरवेंशन फॉर एसोसिएटेड एरियाज़। अब कुछ एरियाज़ में जो हम क्या हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी रेंज ऑफ मोशन हो गया, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो गई, फंक्शनल एक्टिविटीज़ हो गई। तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल स्टेज होती है उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम रेंज ऑफ मोशन ट्रेनिंग देते हैं। रेंज ऑफ मोशन में क्या है कि हम जो पेशेंट होता है उसको एक्टिवली या पैसिवली हम जो पेशेंट की इफ़ेक्ट है, जो इंजर्ड टिश्यूज़ हो गए उनकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने की ट्राई करते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में क्या पेशेंट को
कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है इंजर्ड हुए हैं वहाँ पे हम कोई भी डिवाइसेस का यूज़ करके हम उसको फिर से एक्सरसाइज कराते हैं, क्रचेज़ का यूज़ कर लेते हैं, वॉकर का यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो फंक्शंस की एबिलिटी है वो भी परफॉर्म जो है उसका इम्प्रूव हो जाए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास होता है फंक्शनल एक्टिविटीज़। फंक्शनल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, हम सपोर्टिव एंड एडेप्टिव डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिससे कि एक्टिविटीज़ प्रॉपर फिर से पेशेंट है वो फिर से अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकें। तो ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ के बारे में था, सॉफ्ट टिश्यूज़ में कैसे उसका मैनेजमेंट था। तो सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले एक्यूट स्टेज के बारे में पढ़ा, उसके इन्फ्लामेशंस के बारे में पढ़ा। सो उसके टिश्यू रिस्पॉन्स क्या थे, ये सारे टिश्यू रिस्पॉन्स थे। फिर उसके हमने क्लिनिकल साइंस देखे, क्या है इन्फ्लामेशन एंड क्या। फिर हमने देखा फिजिकल थेरेपी हम क्या क्या दे सकते हैं, तो ये हमने कॉमन यूज़ किया था। उसके बाद हमने इन्हें डिटेल में डिस्कस किया है। डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पे मैनेजमेंट देखा है एक्यूट केस का। उसमें हमने देखा टिश्यू रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन में क्या देते हैं, सेलुलर वैस्कुलर केमिकल रिस्पॉन्स देते हैं, कितने टाइम में देते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ इम्प्रूव होती है। उसके बाद हमने देखा मैक्सिमम प्रोटेक्शन में देखा पेशेंट को एजुकेट कराना है, प्रोटेक्ट करना है इंजर्ड टिश्यूज़ को। एंड नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट इमोबिलिटी करनी है, स्पेसिफिक इंटरवेंशन एंड डोजेस कुछ देखे थे। एंड इंटरवेंशन फॉर सिलेक्टेड एरियाज़, तो उसके कुछ हमने एरियाज़ देखे। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। आपको यदि अपना नोट्स बनाना है तो इस टाइप से ना बनाएं, आप एक ही पेज में एक्यूट केस के बारे में लिखें और उसके मैनेजमेंट के बारे में लिखें, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे आते हैं वो एक पर ईयर एक क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से। एक्यूट केस से पूछ लें आपसे, सब एक्यूट पूछ लें या क्रोनिक का पूछ लें, तो उसमें आपको ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करना होता है एक्यूट केस में क्या इंजरी होती है, फिर उसके क्लिनिकल साइंस क्या, टिश्यू रिस्पॉन्स देता है क्या, फिर हमें थेरेपिस्ट जो होता है उसे फिजिकल थेरेपी क्या देनी है, कैसे उसे मैनेजमेंट करना है, सारा कुछ आपको डिस्कस करना होता है इस एग्ज़ाम में। सो आई होप आपको समझ आया होगा क्या हमारा जो टिश्यूज़ होता है वो रिस्पॉन्स देता है और कितने टाइम बाद ये हमारी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, क्या प्रोटेक्शन देते हैं, क्या मोडेड प्रोटेक्शन जो होगा हमारा। सो सब एक्यूट स्टेज प्रोलिफरेशन रिपेयर एंड हीलिंग, उसमें क्या होता है आफ्टर acute process acute stage, so these symptoms included for the subacute stage. So during subacute stage the sign of inflammation progressively decrease and absent हो जाता है, और ये जो हमारा स्टेज होता है वो 10 to 17 डेज के अकॉर्डिंग चलता है। और इसमें हमारी जो मसल्स होती हैं, जो मसल्स की जो वीकनेस हो जाती है वो फिर से रिमॉडलिंग हो जाता है, पेन जो होते हैं, पेन के सिम्टम्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, रेंज ऑफ मोशन होता है वो भी हमारा इंक्रीज़ होने लगता है, और जो भी टिश्यू पे स्ट्रेस पड़ता है वो भी पेशेंट जो होता है टॉलरेट करने लगता है, मसल्स वीकनेस हुई वो भी फिर से रिकवरी हो जाती है। सो इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक स्टिमुलाई, जो भी हमारे टॉक्सिक स्टिमुलाई होते हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको केमिकल इरिटेंट हो जाते हैं, हमारे कुछ केमिकल होते हैं, कुछ वैस्कुलर होते हैं, वो जो रिस्पॉन्स देता है हमारे टिश्यूज़ को, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, उनका ग्रेनुलोसाइट्स हो जाते हैं, हमारे फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो जितने भी टॉक्सिक स्टिमुलाई होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ कैपिलरीज, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है, आर्टरी वेन, वो भी ग्रोथ होने लगती है, जिससे कि उनकी अच्छी सप्लाई बॉडी में होने लगी। कॉलेजन फॉर्मेशन होने लगता है हमारे टिश्यूज़ को, हमारे जो मसल्स फाइबर है उनमें कॉलेजन का फॉर्मेशन होने लगेगा, जिससे कि हमारे जो मसल्स टिश्यू है जिनको फाइबर जो टियर्ड हुए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, वो फिर से वहाँ पे रिकवरी हो सके। एंड ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ फॉर्मेशन होगा, ग्रेनुलेशन होने लगेगा। एंड इससे क्या हमारे जो ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन तो होने लगेगा, बट हमारे जो टिश्यूज़ होंगे वो ईजिली इंजर्ड होने लगने के चांसेस होंगे, क्योंकि उतना अच्छा ग्रोथ रिपेयरमेंट हो नहीं पाता है। तो हम उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मॉडर्न प्रोडक्शन में क्या था कि डेवलप मोबाइल स्कार, मीन्स जो भी हमारे स्कार होते हैं वो डेवलप होते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग देंगे, हम मोबिलाइजेशन कराएंगे, इससे कि हमारे जो स्कार होते हैं वो फिर से मोबिलाइजेशन करने लगते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रमोट हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करना है, ओपन एंड क्लोज काइनेमेटिक चेन एंड मस्कुलर एंडोरेंस से हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है उसे और ज़्यादा फास्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे सब एक्यूट की चीज़ में। सो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या टिश्यू रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो लास्ट वीडियो में मैनेजमेंट एक्यूट स्टेज के बारे में डिस्कस किया था। सो हम देखेंगे मैनेजमेंट सब एक्यूट स्टेज के बारे में। सो मैनेजमेंट हमें करने के लिए सबसे पहले हमें टिश्यू रिस्पॉन्स क्या क्या देता है, टिश्यू रिस्पॉन्स देता है 2 to 4 डेज से स्टार्ट हो जाता है, मीन्स जैसे ही एक्यूट केस हमारा ख़त्म हो जाता है, एक्यूट स्टेज जो ख़त्म होता है उसके बाद हमारा 4th डे से हमारा जो सब एक्यूट स्टेज है वो स्टार्ट होता है। तो
17 डेज तक चलता है, 10 to 17 डेज तक। एंड जिसमें क्या होता है, हमारे कॉलेजन फाइबर का फॉर्मेशन होता है, हमारी फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, हमारे जो भी ग्रेनुलेशन टिश्यूज होते हैं उनका फॉर्मेशन होने लगता है, हमारी ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है, उनका फॉर्मेशन होने लगता है। सो यूजली स्टार्ट हो जाता है हमारा रिजोल्यूशन एंड रिपेयरिंग ऑफ द इंजर्ड टिश्यूज, एंड वहाँ से बिगिन होता है एंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मैच्योर जो कनेक्शन होता है वो थिन जो भी एक्टिविटीज़ होती है, हमारी माइक्रोफाइब्रोब्लास्टिक जो एक्टिविटी होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है, हमारा न्यू कोलेजन फॉर्मेशन होने लगता है, जो भी मैच्योर सेल्स होती है वो भी फिर से हमारा मैच्योर फॉर्मेशन होने लगेगा। तो प्रोलिफरेशन, रिपेयर एंड हीलिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या हमारा टिश्यू रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, आफ्टर टिश्यू इंजरी 2 to 4 डेज आफ्टर स्टार्ट हो जाता है, 10 to 17 डेज तक हमारा ये फेज चलता है, जिसमें हमारी फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ग्रेनुलेशन टिश्यूज का फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मॉडरेट प्रोटेक्शन। मॉडरेट प्रोटेक्शन में क्या देखते हैं, जो हमारा एक्यूट केस था उसमें हम मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे हम मॉडरेट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के जो साइन थे वो तो जा चुके हैं और पेन भी इतना पेशेंट को नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हमें मॉडरेट देना होता है। इसमें हम पेशेंट को एजुकेशन देंगे। इस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो पेशेंट को जो पेन होता है वो कम फील होता है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, नो लॉन्गर पेन मूवमेंट एंड एक्टिव मूवमेंट, एंड जो टिश्यू रिस्पॉन्स होता है वो भी फास्ट होता है, और जो हमारी इन्फ्लेमेशंस होते हैं उनके साइन सिम्टम्स जा चुके होते हैं। तो हम पेशेंट एजुकेशन कराएंगे, पेशेंट को हम फिर से इनकरेज करेंगे कि जो पेशेंट है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में फिर से आ जाए, एंड हम उसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराएंगे, हम उसे वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराएंगे, उसको जो भी है उसके अगेंस्ट जो अगेंस्ट हम एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराएंगे, अगेंस्ट उसके हम थोड़ा सा फोर्स लगा के उसकी और ज़्यादा जो हेल्थ रिकवरी होगी फास्ट कर सकेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पेशेंट एजुकेशंस में। पेशेंट को हमें टीच करना है, उसे एक्सरसाइज प्रोग्राम देने हैं, हेल्प करनी है पेशेंट की, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ का हम यूज़ करके पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लेमेशन। हमें मैनेजमेंट कैसे करना है पेन और इन्फ्लेमेशन का। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम एक्टिव एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कराते हैं सब एक्यूट स्टेज में, तो हम उसके जो पेन होता है, स्वेलिंग होती है, वो कम हो जाती है क्योंकि मूवमेंट करने से जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है और मीन्स पंप हो जाता है वहाँ से, तो इससे क्या हमारा जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इरिटेशन ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज। इरिटेशन एक्टिव एक्सरसाइज में क्या होता है, हम एक्टिव एक्सरसाइज पेशेंट को कराते हैं, जिससे पेशेंट के जो होते हैं मसल्स पैथोलॉजी जो होती है वो नहीं होती, क्योंकि ऑप्शेंट होती है एक्टिव एक्सरसाइज करने पर, जो मसल्स होती है वो वीक होती हैं, वीक होने की वजह से थोड़ा सा पेन होता है, बट हमें जो एक्सरसाइज देनी है वो पेन फ्री डायरेक्शन में देना है, मसल्स एंड्योरेंस इंक्रीज करना है, स्ट्रेंथिंग बढ़ानी है, पेशेंट की केयर करनी है और पेशेंट को देखना है कितना वो टॉलरेट कर सकता है, हीलिंग टिश्यूज़ को इंजेक्ट करना है हमें, उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है, इंटेंसिटी रखनी है, वो हम पेशेंट की कंडीशंस के अनुसार रखेंगे, क्योंकि जो पेशेंट है वो टॉलरेट कर सके। एंड जो साइन देखेंगे हम, कहीं ऐसा तो नहीं इन्फ्लेमेशन के साइन है इंक्रीज हो रहे हैं, हमें रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ाना है, एक्टिविटी परफॉर्म अच्छे से कराना है, कोई भी और अदर कंडीशंस ना आ जाए, इसलिए इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीपल एंगल सब मैक्सिमल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। मल्टीपल एंगल सब मैक्सिमल एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या कराते हैं, हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे पेशेंट को। सब एक्यूट केस में उससे क्या होगी, स्ट्रेंथनिंग हमें जो मसल्स की है वो इंक्रीज़ करनी है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है पेशेंट को, जो भी हीलिंग मसल्स हैं उनको फास्ट रिकवरी हो सके, रिलैक्स पोजीशन रखनी है। और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में हम जो जॉइंट पे पैथोलॉजी हो गई, पेशेंट की जॉइंट पे पैथोलॉजी है कोई भी, तो उसे हम थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, पेशेंट को पेन फ्री डायरेक्शन में मूवमेंट कराएंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में क्या करेंगे, ये भी पेन फ्री एक्शन में होता है, इसमें हमें जो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन है और पेशेंट की जो स्टेबिलिटी है उसे चेक करना है, कंट्रोल करना है, जब भी मूवमेंट कर रहा है पेशेंट उसे कंट्रोल देना है, स्टेबिलिटी देनी है, और इसे आइसोलेट करेंगे सबसे पहले, फिर पेशेंट को धीरे धीरे हम जो मसल्स का जो फंक्शंस है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को बोलेंगे, जिससे कि उसकी रेंज ऑफ मोशन है उस धीरे धीरे स्लोली बढ़ सके। एंड हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं देना पेशेंट पे, ऐसे कोई भी, क्योंकि मसल्स होती है वो वीक हो चुकी होती है, तो हमें स्ट्रेस देंगे तो और कंडीशंस ख़राब हो सकती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस एक्सरसाइज क्या देंगे हम, इसमें हम पेशेंट को धीरे धीरे से स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करेंगे पेशेंट को। जैसे कोई भी स्वेलिंग है, कोई भी ट्रॉमा है, इमोबिलाइजेशन है, तो इनमें क्या होगा, इन कंडीशंस में पेशेंट का जो एक्सरसाइज है, जो मसल्स है वो वीक हो चुकी होंगी और उसका एंडोरेंस स्ट्रेंथ और पावर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हमें उसे इंक्रीज़ करने के लिए हम धीरे धीरे इसको थोड़ा सा लो इंटेंसिटी फोर्स देंगे। फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखेंगे कि हमें रिपीटेड टाइम इतना करना है, एक्सरसाइज इतना टाइम तक हमें करानी है, जो हमने आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। एंड हम जो पेशेंट की एक्टिविटीज़ को चेक करना है कि पेशेंट एक्टिविटी कैसे कर रहा है, उसके जो मसल्स एंडोरेंस स्ट्रेंथ क्या है, तो हमें ऐसे पता चलेगा जब वो पेशेंट को हम एक्टिविटी करने को बोलेंगे। फिर उसके बाद जो एक्टिविटी करता है उसके बाद हम उसमें से चेंजमेंट लाएंगे और पेशेंट को हेल्प कराएंगे, तो पेशेंट जो इसका एक्सरसाइज है वो फिर से इम्प्रूव हो सके और पेशेंट की जो कंडीशंस है फिर से इन्हांस हो सके। एंड नेक्स्ट चीज़ है प्रोटेक्टिव वेट बेयरिंग। प्रोटेक्टिव वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें हम पेशेंट को कुछ ऐसी डिवाइसेस का यूज़ करेंगे जिससे पेशेंट जो है उसे बैलेंस कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, जिससे पेशेंट की जो टिश्यूज़ हैं उनको फास्ट हीलिंग हो सके, क्योंकि जो पेशेंट है जो फंक्शंस करेगा उससे हमारी जो ब्लड सप्लाई होगी वो फास्ट होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा और हमारे मैकेनिज़्म भी वर्क करेंगे, तो इससे प्रोसेस में हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो सकती है। और इसमें क्या है कि हम पेशेंट को कुछ ऐसी डिवाइसेस दे सकते हैं, जैसे केन दे सकते हैं, क्रचेस दे सकते हैं, वॉकर दे सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है, थोड़ा सा वेट बेयर करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं डिवाइसेस का। नेक्स्ट हम देखते हैं इरिटेशन एंड प्रोग्रेसिव ऑफ स्ट्रेचिंग। इरिटेशन प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग में हम क्या करना है, हम पेशेंट जब भी सब एक्यूट केस में वार्म टिश्यूज़ मीन्स हमें जो टिश्यूज़ है उसके वार्मनेस को बढ़ाना है। वार्मनेस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम जो पेशेंट को जैसे होता है कि पेशेंट को बहुत टाइम से एक ही कंडीशन है तो एडहेशन डेवलप हो जाता है, स्कार हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और उसकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है। तो स्टिमुलेट करने के लिए, इसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। जब हम स्ट्रेचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन पेशेंट की बढ़ रही होती है, तो उससे हमारे टिश्यूज़ भी होते हैं वो वार्म हो जाते हैं, क्योंकि जब टिश्यू का टेम्परेचर हम एक्सरसाइज कराएंगे तो टिश्यू का टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज़ होगा, उसके बाद मसल्स होगी रिलैक्स करेगी, तो इससे क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी वार्मनेस आ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज है मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक। मसल्स रिलैक्सिंग टेक्निक में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने आपको स्ट्रेचिंग में पढ़ाया हुआ था, जॉइंट मोबिलाइजेशन में देखा था हमने कि हम होल्ड रिलैक्स टेक्निक का यूज़ कर रहे थे। होल्ड रिलैक्स टेक्निक में क्या था, पेशेंट को हम थोड़ा देर एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद फिर से रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद फिर से एक्सरसाइज कराएंगे और फिर से रिलैक्स करेंगे। वैसे थोड़ा थोड़ा इसकी जो कंडीशंस है उसे हम इंक्रीज धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे एक्सरसाइज को, जिसे हम बोलते हैं मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। एंड नेक्स्ट जैसे मोबिलाइजेशन देंगे, पेशेंट को जॉइंट मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन देंगे, जिससे क्या हो, जो पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन है जो कम हो चुकी, रिस्ट्रिक्टेड रेंज है गया, जो हमारे जॉइंट है मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे हम एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज कराने से क्या होगा, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ हम ऐसे डिवाइसेस यूज़ कर लेते हैं, ग्लाइडिंग यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग, रोलिंग, जॉइंट प्ले में मोशन जो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है उसे हम वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, ग्लाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मसल्स फंक्शंस फिर से रीएक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रेचिंग टेक्निक। स्ट्रेचिंग टेक्निक हम यूज़ करके पेशेंट की कंडीशंस को फिर से हम उसे प्रॉपर एक्टिविटी जो फंक्शंस कर सके पेशेंट, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग भी यूज़ करते हैं, कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेचिंग भी यूज़ करते हैं, और जैसे कि हमारे जो पेशेंट है उसकी मसल्स है वो इलोंगेट हो सके, रिलैक्स कर सके। सो डिस्कस में हम डिटेल में डिस्कस किया था स्ट्रेचिंग में, हमने स्ट्रेच चैप्टर में, अभी आपने अगर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। मोबिलाइजेशन स्ट्रेचिंग हो गया। एंड नेक्स्ट इज मसाज। मसाज में क्या होता है कि हम मसाज थेरेपी का यूज़ करते हैं मोबिलाइजेशन इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। जैसे मोबिलाइजेशन जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, लिगामेंट होते हैं, कोई भी इंसिजन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस होती हैं, तो उनमें क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं बहुत टाइम से एक ही कंडीशंस में हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस फिर से भूल जाते हैं, तो उन्हें रिकवर करने के लिए हम मसाज थेरेपी का यूज़ करते हैं। इससे हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो जाता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा होता है, फ्लूइड एक्सचेंज होता है, तो बहुत सारे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं हमारी मसाज थेरेपी से। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज करेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। करेक्शन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल
जो भी चेंजमेंट आए हैं, फंक्शनल स्टेट हो गई, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए, तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ हो गया, प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं कि पेशेंट पे अब उसके बाद क्या हमारी जो कंडीशंस है वो सही हुई हैं, अब क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो रह गई हैं जो हमें और उनमें केयर करना है, तो वो हम इसमें करेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में देखते हैं। तो ये हमारा शव एक्यूट स्टेज था। सब एक्यूट स्टेज, हमारी एक्यूट स्टेज खत्म हो जाती है, उसके बाद सब एक्यूट स्टेज आती है जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, पेन भी पेशेंट को ज़्यादा नहीं होता है। उसमें हम देखते हैं क्या क्या फॉर्मेशन हुआ, कितने दिनों बाद ये फॉर्मेशन ये स्टेज चली है, और टिश्यू रिस्पॉन्स क्या देता है, क्या हमें प्रोटेक्शन रखने है, क्या फिजिकल थेरेपी देना है, वो सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोनिक स्टेज के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी स्टेज है क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज है गए जिसमें रिपेयरिंग हो गया, हीलिंग प्रोसेस हो गया, उसके बाद क्या होता है, मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन एंड रिमॉडलिंग प्रोसेस होती है। तो वो कैसे होती है, जब आफ्टर सबएक्यूट स्टेज टू स्टार्ट दी क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज चलती है जो हमारी वो 20 to 6 month 1 year थोड़ा टाइम ले लेती है, बट हमारे 1 महीने के समथिंग में ये स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के जो साइन होते हैं वो नहीं होते, नो साइन होते हैं, एंड जो कॉन्टेक्चर एंड एडहेशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को एक ही कंडीशन के साथ रहना पड़ता है, और हमारी जो लिमिट होती है रेंज ऑफ मोशन वो भी कम हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज को होती है स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को रिमॉडलिंग करने के लिए, हमारी मसल्स को वीकनेस जो हो गई उसे बढ़ाने के लिए, नॉर्मल फंक्शंस लाने के लिए हम इसमें फिजिकल थेरेपी का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा पुअर मसल्स वीकनेस हो गई, एंड्योरेंस पुअर हो गया, पुअर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल हो गया, तो वो हमारे यहाँ पे 6 month to 1 year फिर से रिकवरी कर जाते हैं, और हमारी फिर से वही सेम पोजीशन हो जाती है, एंड जो हमारे टिश्यू जो डैमेज हुए हैं वो भी हीलिंग प्रोसेस हील कर जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज मीन्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू मैचुरेशन कर जाते हैं, कॉन्टेक्चर ऑफ स्कार टिश्यू होता है, एंड रिमॉडलिंग ऑफ स्कार होता है, एंड कॉलेजन अलाइनमेंट, फिर से कॉलेजन का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है मैचुरेशन एंड रिमॉडलिंग प्रोसेस में। अब हमारी कुछ क्लिनिकल साइंस देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल साइन में ये है कि एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एंड पेन आफ्टर टिश्यू रेजिस्टेंस, जब टिश्यू रेजिस्टेंस होता है तो पेन फील होता है। नेक्स्ट इसमें है मिनिमम प्रोडक्शन। अभी हमने देखा था एक्यूट केस था, उसमें हम देख रहे थे मैक्सिमम प्रोडक्शन, फिर उसके बाद हमारे सब एक्यूट केस आया, उसमें हमने मॉडरेट प्रोडक्शन दिया, और उसके बाद हमारा जो क्रोनिक स्टेज है उसमें हम मिनिमम प्रोटेक्शन देंगे। उसमें हमें प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी ही उसे हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेगी, वही बॉडी ही उसे हील करेगी, हमें फिजिकल थेरेपी में ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज टेंसाइल क्वालिटी ऑफ स्कार इन स्ट्रेंथनिंग ऑन एंड्योरेंस एक्सरसाइज। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे फाइबर्स होते हैं, उनमें ही टेंसाइल जनरेट होता है, क्वालिटी जनरेट होती है, कार टिश्यू जो एडेशन हो रहा है वो फिर से सही हो जाए, एंड स्ट्रेंथनिंग, और हमारी मसल्स की जो एंड्योरेंस है, पावर है, स्ट्रेंथ है, वो फिर से इम्प्रूव हो जाती है मिनिमम प्रोटेक्शन में। तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं मैनेजमेंट क्रोनिक स्टेज का। सो मैनेजमेंट क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले हमें टिश्यू रिस्पॉन्स देखना है। टिश्यू रिस्पॉन्स में क्या है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं मैचुरेशन और रिमॉडलिंग प्रोसेस होगी आफ्टर 21 to 60 days। तो इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है, हमारे स्कार, हमारे मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो उनका फॉर्मेशन होने लगता है, और हमारे मैचुरेशन होने लगता है स्टार्ट सब एक्यूट स्टेज के बाद, और कंटिन्यू कुछ सेवरल मंथ तक ये चलता है प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे जो मैचुरेशन ऑफ टिश्यूज़ होगा, मैचुरेशन टिश्यूज़ का कब होगा कि जो हमारी क्रोनिक स्टेज होगी उसमें हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, हमारे कोलेजन फॉर्मेशन की, हमारे कोलेजन फाइबर्स की, और हमारी जो एंडोरेंस हो गया, हमारी टिश्यूज फाइबर का जो स्ट्रेंथनिंग हो गई कोलेजन फाइबर, और जो भी पैथोलॉजी है वो फिर से हील कर जाती है, क्या डिग्री होती है इंजरी की वो भी हम देखते हैं, और टेंसाइल क्वालिटी देखते हैं हमारे टिश्यूज़ के फाइबर्स की। सो इसमें मैचुरेशन ऑफ टिश्यूज़ में देखते हैं। रिमॉडलिंग ऑफ टिश्यूज़ में क्या हम देखते हैं कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, जो कोलेजन फाइबर होते हैं, रिमॉडलिंग कैसे हो रही है, उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है टिश्यूज सराउंडिंग टिश्यूज़, जो हमारे कैसे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किस टाइप से हो रहा है, क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, उनका जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, थिकनिंग है, थिन है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें हम डिस्कस करते हैं रिमॉडलिंग ऑफ टिश्यूज़ में। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या देना है हमें। मैनेजमेंट में हमें मिनिमम
या नो प्रोटेक्शन, हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देना है, देना है थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना। जो भी थेरेपिस्ट होता है वो एक्सरसाइज करा देता है, रेगुलर एक्टिविटीज़ देखता है, फंक्शंस कराता है, मोबिलिटी देखता है, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, हम रेंज ऑफ मोशन को चेक करते हैं और हमारी क्या इंटेंसिटी रखनी है वो सारे कुछ चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी ही इसमें हीलिंग प्रोसेस करता है। एंड फर्स्ट हमारा क्या है, पेशेंट एजुकेशन। जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है, पेशेंट एजुकेशन में हमें पेशेंट को तो उसका जो मोटिवेट करना है, उसका कॉन्फिडेंट को फिर से बिल्डअप करना है कि पेशेंट फिर से अपनी जो एक्टिविटी है उसे फिर से कर सके। एंड जो भी रिस्ट्रिक्टिव स्कार टिश्यू हो गए हैं उनके मैनुअल थेरेपी या मसाज या मैनिपुलेशन के द्वारा फिर से ठीक कर सकें। और हमें कॉन्फिडेंटली पेशेंट को करना है, हमें उसे विश्वास दिलाना है कि आप फिर से ठीक हो सकते हो। डेली लिविंग वर्क करने हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा सकते हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट एजुकेशन में देखते हैं। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन फॉर प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज। कंसिडरेशन में हमें क्या कंसीडर करना है कि पेशेंट को जो हमारा ज्वाइंट प्ले है वहाँ पे मूवमेंट कराएंगे, फंक्शन उसका कराएंगे। जैसे कि हमारा सपोज कर लेते शोल्डर ज्वाइंट का ज्वाइंट प्ले है, उसमें हम क्या पेशेंट को बोलेंगे कि आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है, ग्लाइडिंग पेशेंट थेरेपिस्ट वो ग्लाइड करेगा उसके ज्वाइंट प्ले को, तो हम उससे मूवमेंट करने को बोल सकते हैं। उसकी रेंज ऑफ मोशन को चेक करेंगे हमें, और कोई भी ट्रॉमा हुआ है तो ऐसे एक्टिविटी नहीं करने को बोलेंगे पेशेंट को। और जो भी रिस्ट्रिक्शन हो रहा है जॉइंट मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन टेक्निक हम दे सकते हैं पेशेंट को। एंड हम उसकी एक्टिविटीज़ को फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्या जो हमारी स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज़ करना है पेशेंट की, और मसल्स का स्ट्रेंथ डायनेमिक क्या है, स्टैटिक है एक्टिविटीज़, तो हमें उस सारी चीज़ें चेक करनी है। हमें पेशेंट को डायनेमिक एक्टिविटी करने को बोलना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेचिंग। प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेचिंग में हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन जो कॉन्ट्रैक्चर हुए, एडेशन डेवलप हो गया है पेशेंट के, तो हम उसे मैनुअल टेक्निक देंगे या जॉइंट मोबिलाइजेशन देंगे, मायोफेशियल मसाज देंगे, पीएनएफ दे सकते हैं, स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग पेशेंट को बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट को जो भी एडिशन स्कार डेवलप हुए वो फिर से इम्प्रूव हो जाए, इनिशिएट हो जाए वहाँ से। एंड उसमें हम नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज। प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम मसल्स परफॉर्मेंस देखेंगे, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल देखेंगे, मसल्स की स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस देखेंगे। तो हम सबसे पहले टिश्यूज़ को हील करने के लिए हम क्या पेशेंट को वेट बेयरिंग बोल सकते हैं, नॉन वेट बेयरिंग बोल सकते हैं, ओपन चैन, क्लोज चैन, काइनेमेटिक एक्सरसाइज करा सकते हैं पेशेंट को, आइसोलेट करा सकते हैं। और डेली एक्टिविटीज़ में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, पेशेंट को वॉकिंग बोल सकते हैं, कुछ मैकेनिकल कुछ डिवाइसेस का यूज़ पेशेंट को करने को बोल सकते हैं, जैसे कि केन हो गया, क्रचेस हो गया, इनका यूज़ करके पेशेंट अपने आप को कॉन्फिडेंटली बिल्डअप कर सके और अपनी एक्सरसाइज को फिर से इन्हांस कर सके, मूवमेंट को इन्हांस कर सके। तो इसके लिए हम ये सारी कुछ एक्टिविटीज़ बता देते हैं पेशेंट को। एंड रिटर्न टू हाई डिमांड एक्टिविटी, और फिर से हम पेशेंट को रिटर्न मीन्स वापस उसकी जो डिमांड है पेशेंट की, हमें वापस से उन्हीं एक्टिविटीज़ में आना है, तो वो पेशेंट आ सकता है। जब डेवलप एक्सरसाइज जो करेगा, जो भी हम एक्सरसाइज बताएंगे, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराएंगे और पेशेंट को चेक करते रहेंगे, पेशेंट को बार बार बुलाते रहेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ को चेक करने के क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है उसे चेक करने के लिए हम उसे पेशेंट को बार बार बुलाते रहेंगे। धीरे धीरे हम पेशेंट की स्पीड को भी इम्प्रूव कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। जो रिपीटेटिव मोशन हो रहे हैं उन्हें थोड़ा सा स्पीड उनकी बढ़ा देंगे और नंबरिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे पेशेंट की। धीरे धीरे हमें एक्सरसाइज को इन्हांस करते रहना है, धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट अपनी जो डेली एक्टिविटी जो थी उसकी, जिसमें वो फिर से आना चाहता है, उसकी जो डिमांड थी एक्टिविटीज़ की, वो फिर से उसमें वापस आ सकता है। तो ये हमारी थी स्टेज थे। जब भी कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, इंजरी हो जाती है, उसके बाद हमें कैसे इन स्टेज को क्रॉस करके अपनी फिर से इन एक्टिविटीज़ में वापस आना है। तो ये फिजिकल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नोट्स इससे आप बना सकते हो, बट आपको मैंने जैसे कि बताया था आपको, आप इस तरीके से नोट्स मत बनाना, एक्टिविटी स्टेज में लिखना, उसका मैनेजमेंट उसे एक ही पेज में सारा कुछ एक पेज में आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया था एक्यूट स्टेज के बारे में, जो स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आए ना इंटरवेंशन, इसमें हमने एक्यूट स्टेज बताया, इन्फ्लेमेशन, टिश्यू रिस्पॉन्स, क्लिनिकल साइन, फिजिकल थेरेपी। एंड नेक्स्ट उसी पेज में हमें टिश्यू रिस्पॉन्स लिखना है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन लिखना है। एंड नेक्स्ट हम सब एक्यूट स्टेज लेंगे तो उसमें ये हमें पॉइंट लिखने हैं मॉडरेट, एंड उसी पेज में हमें टिश्यू रिस्पॉन्स, मॉडरेट प्रोटेक्शन लिखना है। एंड ऐसे लास्ट है मैनेजमेंट, क्रोनिक स्टेज में हमें क्रोनिक स्टेज के बारे में लिखना है, कुछ उसके जो टिश्यू
रिस्पॉन्स है, क्लिनिकल साइंस है, मिनिमम प्रोटेक्शन है, उसे यहाँ डिटेल में लिखना है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे एग्ज़ाम बेस के लिए, और आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।